सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स की। जो भी आपके जंतु होते हैं इनका आर्थिक महत्व क्या होता है ये आप सबको पता है। अपन सीईटी का जो आपका सिलेबस है इसके अंदर जो आपकी साइंस है इस साइंस को अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया है और इस साइंस के अंदर ये कंप्लीट साइंस अपन करेंगे और ये आपका कौन सा है, लेक्चर नंबर 10वां रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी आप कोई भी क्लास देखो सीईटी की साइंस की तो आप हमेशा यहां पर ये जो नंबरिंग है इस नंबरिंग को देख लेना। कंप्लीट सीईटी करेंगे, जैसे जैसे क्लास है वो आपकी आती रहेगी वैसे वैसे यहां पर नंबर चेंज होते रहेंगे। तो आप नंबर से क्लास एकदम सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कौन से नंबर पे है। तो चलिए फिर आज वाला जो टॉपिक है वो कौन सा है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। आप सबको पता है अपन साथ में हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करते हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है एनिमल वाला एंड इसके बाद में जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। तो जो एनिमल एंड प्लांट्स वाला जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है ये थोड़े से आपको हिंदी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम वालों को। लेकिन बाकी यहां पर आप सबको पता है कि जो भी चीज मेन रहेगी, जो भी इंपोर्टेंट चीज रहेगी वो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। बाकी आपको थोड़ा सा हिंदी के अंदर थ्योरी है वो इसकी देखने को मिलेगी। एंड इसके जो नोट्स हैं, नोट्स का मैंने आप सबको बता रखा है। यहां पर जैसे जैसे अपनी क्लास होती है वैसे वैसे फ्री के अंदर, क्योंकि कंप्लीट सीईटी अपन इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये लेक्चर आप जैसे ही देख लेते हैं तो इसके जो भी आपके नोट्स रहेंगे पीडीएफ फॉर्म में वो आपको कहां मिलेगी, जो अपनी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसी चैनल के नाम से जो आपकी एप्लीकेशन है इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा और जैसे ही ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो वहां पर फ्री नोट्स का एक सेक्शन देखने को मिलेगा। उसमें आपको सीईटी के साइंस के क्या मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए फिर जो अपना मेन टॉपिक है उसको अपन स्टार्ट कर दे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। तो जंतुओं का जो आपका आर्थिक महत्व है उसके अंदर जिस एनिमल का सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वो कौन सा आ जाता है, आपकी मधुमक्खी। तो पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि एपीकल्चर क्या होता है। तो एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, यानी मधुमक्खियों का। अब मधुमक्खियों का अपन पालन है वो किस लिए करते हैं, क्योंकि मधुमक्खियों से क्या मिलता है, एक तो आपको शहद मिल जाता है, एक आपको उससे क्या मिल जाती है, मोम मिल जाती है, उसका जो वैक्स होता है वो वैक्स आपको मिल जाता है। तो अपन वही चीज बात करते हैं कि वैक्स और जो हनी होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, मधुमक्खियों का अपन व्यवसायिक स्तर के ऊपर क्या करते हैं, पालन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मधुमक्खी पालन अपन बोल देते हैं। अब जो मधुमक्खी पालन होता है, याद रखना मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, जिसके अंदर 50,000 से 55,000 तक मधुमक्खियां रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि मधुमक्खी पालन के लिए यदि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं तो मधुमक्खी का जो छत्ता रहेगा उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना उसकी साइज कितनी होती है, 30 से आपकी 50 सेंटीमीटर क्या होती है उस छत्ते की साइज होती है। एंड जो आपकी 30 से 50 सेंटीमीटर साइज है इसके अंदर मधुमक्खियां कितनी रह सकती है, तो याद रखना लगभग 50 से 55,000 जो मधुमक्खियां होती है वो इस छत्ते के अंदर रह सकती है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आ जाता है कि मधुमक्खियां की कुछ महत्वपूर्ण क्या है, स्पीसीज है, प्रजातियां हैं, उनको अपन सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आ जाती है, एपिस डोरसेटा। जो एपिस डोरसेटा होती है, याद रखना इसको आप रोक मधुमक्खी या बोले तो रोक मधुमक्खी या सारंग, या इसको अपन बोल सकते हैं जाइंट मधुमक्खी। जाइंट का मतलब आप इस मधुमक्खी को गौर से देखोगे तो ये एक तरह से दानव तरफ की दिखेगी, दानव टाइप, मतलब काफी ज्यादा साइज में क्या होती है, ये वाली मधुमक्खी आपकी बड़ी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रोक मधुमक्खी या सारंग मधुमक्खी, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, जाइंट हनी बी भी अपन इसको बोल सकते हैं, किसको, जो आपकी एपिस डोरसेटा होती है। इसके साथ साथ में ये जो एपिस डोरसेटा होती है ये आकार के अंदर, साइज के अंदर क्या होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है और इसका बिहेवियर कैसा होता है, आक्रामक होता है, बोले तो ये आपकी अग्रेसिव टाइप की होती है। इसके साथ साथ प्रवासी प्रवृत्ति होती है, मतलब ये एक जगह पर नहीं रहती है, मतलब ये एक जगह
जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है। प्रवास का मतलब क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है, कि ये क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती रहती है, इसलिए इनका पालन क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछ दिया जाएगा कि भाई कौन सी मधुमक्खी है जिसका अपन पालन नहीं कर सकते हैं, तो उसमें एक नाम आपको क्या मिल जाएगा, एपिस डोर्सेटा मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगला बात कर लेते हैं, एपिस मेलिफेरा। जो आपकी एपिस मेलिफेरा होती है, ये एक यूरोपियन प्रजाति है, मतलब मधुमक्खी की कौन सी है, यूरोपियन स्पीसीज होती है। अब बात कर लेते हैं, तो ये जो आपकी एपिस मेलिफेरा होती है, याद देखना सर्वाधिक शहद देने वाली मधुमक्खी होती है। तो वही चीज आगे के 4 ऑप्शन एग्जाम के अंदर आ जाएंगे, इनमें से कौन सी जो मधुमक्खी है वो सबसे ज्यादा शहद देती है, तो याद रखना एपिस मेलिफेरा होती है, जो क्या करती है, सर्वाधिक शहद देने वाली मधुमक्खी होती है। और इसका जो एक छत्ता होता है उससे लगभग 30 से 40 किलो जो आपका शहद है, हनी भी है, वो इससे मिल सकता है। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से क्या होती है, ये मधुमक्खी आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका डायग्राम आपके सामने है। तो 2 अपन ने क्या देख ली, इसकी स्पीसीज देख ली। अगली स्पीसीज की बात करें तो आ जाता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, इंडिका मतलब आपके इंडिया में ये मधुमक्खी देखने को मिलेगी, जनरली आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। तो जो भारतीय मोना मधुमक्खी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखना जो एपिस इंडिका होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, भारतीय मोना, यानी भारतीय मोना मधुमक्खी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये समूचे भारत के अंदर, कंप्लीट इंडिया के अंदर ये वाली जो मधुमक्खी आप देख रहे हैं, ये मधुमक्खी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसका जो एक छत्ता होता है, यानी उससे आपको लगभग 3 से 4 किलो जो शहद है वो शहद देखने को मिल जाता है। और साथ में इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पालतू मधुमक्खी ये आपकी होती है, जो आपकी एपिस इंडिका होती है। तो पूछ लिया जाए कौन सी मधुमक्खी होती है वो पालतू होती है, तो याद रखना वो कौन सी होती है, एपिस इंडिका होती है, जो कहां पाई जाती है, कंप्लीट भारत के अंदर आपको देखने को मिलती है। और इसका जो एक छत्ता होता है उससे 3 से 4 किलो तक जो शहद होता है, हनी भी होता है, वो इससे प्राप्त हो जाता है। अगला आ जाता है एपिस फ्लोरा। जो एपिस फ्लोरा होती है, ये भी आपकी कौन सी होती है, यूरोपियन मधुमक्खी होती है। और इसकी जो क्षमता होती है, मतलब बोले तो इसका जो एक छत्ता होता है उससे कितना हो जाता है, लगभग 250 ग्राम शहद ही क्या होता है आपका, मतलब बनता है। अब 250 ग्राम शहद बन रहा है, तो इसको कौन पालेगा, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से क्या होती है, ये इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होती है, बोले तो अनुपयोगी होती है। लेकिन इनका जो स्वभाव होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, शांत होता है, मतलब ये अग्रेसिव इनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये अपन ने देख ली मधुमक्खियों की कुछ प्रजाति देख ली, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछी जा सकती है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, क्योंकि मधुमक्खियां होती है इनके अंदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बोले तो सामाजिक जो संगठन होता है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। अब यह भी पूछ लिया जाएगा कि मधुमक्खी के छत्ते के अंदर कौन कौन लोग प्रेजेंट होते हैं। तो मधुमक्खी के छत्ते में मेनली 3 लोग होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 3 लोग मतलब संख्या अलग हो सकती है, मेनली 3 लोग इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो आ जाती है आपकी रानी प्रेजेंट रहेगी, कौन रहेगी, रानी प्रेजेंट रहेगी। इसके अलावा क्या रहेंगे, कुछ आपके वर्कर्स रहेंगे, ये वर्कर्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। और क्या होगा, एक जो नर मधुमक्खी होगी, बोले तो जो ड्रोन, याद रखना रानी को क्वीन बोलेंगे, जो आपका नर मधुमक्खी होगी उसको ड्रोन बोलेंगे, बाकी की जो वर्कर रहेंगे उनको आप वर्कर ही बोलोगे। तो ये 3 लोग क्या होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में प्रेजेंट रहते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो मधुमक्खी का अंडा होता है वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मधुमक्खी के अंडे होते हैं। कौन से, पहला अंडा तो आ जाएगा आपका फर्टिलाइज एग, दूसरा आ जाएगा अनफर्टिलाइज एग आ जाएगा। अब फर्टिलाइज एग का मतलब हो गया निषेचित अंडा। हमेशा याद रखना जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो किससे बनेगा, आपकी क्वीन एंड जो वर्कर रहेंगे ये किससे निकलेंगे, फर्टिलाइज अंडे से इनका निर्माण होता है। जबकि जो अनफर्टिलाइज अंडे होते हैं उनसे याद रखना कौन होते हैं, जो नर होते हैं, ड्रोन होते हैं, वो विकसित होते हैं। तो पहली चीज कि मधुमक्खियों का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग के द्वारा होता है। यदि फर्टिलाइज एग के द्वारा जो मधुमक्खी निकलेगी वो आगे जाके या तो रानी में कन्वर्ट हो जाएगी या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्कर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी का जो अनफर्टिलाइज एग है उससे
कौन निकलता है? जो आपका ड्रोन होता है, बोले तो जो नर होता है वो इससे निकलता है। तो ये थोड़े से अपन इसके बारे में देख ली। अब अपने जो क्वीन होती है इसके बारे में, वर्कर्स होते हैं इनके बारे में, एंड जो ड्रोन होता है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी आप डायग्राम देखोगे तो एक चीज हमेशा आप डायग्राम में भी आपको पता चल रहा होगा कि जो क्वीन होती है, यदि मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उस छत्ते के अंदर कोई भी मधुमक्खी है, उसकी साइज यदि बड़ी है तो वो तो कौन होती है? रानी होती है, क्वीन होती है। यदि थोड़ी सी ठीक ठाक साइज है तो वो कौन होगा? ड्रोन होगा। और जिसकी साइज कम होगी वो कौन होते हैं? आपके वर्कर होते हैं। तो याद रखना, रानी सबसे बड़ी होती है, उसके बाद में ड्रोन होता है, उसके बाद में कौन होता है? आपके वर्कर होता है। अब चलिए इन सबको वन बाय वन करके अपन देखते हैं। जो रानी थी, जो आपका किंग था या जो ड्रोन था, एंड साथ में जो आपके वर्कर्स थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले यदि क्वीन हनीबी की बात करें, रानी मधुमक्खी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें गुणसूत्र की, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बोले तो आपकी 32 होती है। चीज आपको याद रखनी है। इनका जो आकार होता है वो याद रखना सबसे बड़ा आकार होता है। कंप्लीट जो मधुमक्खी का छत्ता रहेगा उसके अंदर सबसे बड़ा आकार किसका रहेगा? रानी का रहेगा। और वर्कर से कंपैरिजन कर ले कि तो वर्कर से लगभग 3 गुना बड़ा आकार होता है वो किसका? रानी मधुमक्खी का, क्वीन हनीबी का। इसके अलावा कंप्लीट जो आपका छत्ता रहेगा उस छत्ते में इसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। कितनी संख्या होती है इसकी? एक ही इसकी संख्या होती है। और इसका जीवन काल कितना होता है? 5 वर्ष क्या होता है? इनका जीवन काल होता है, 5 साल तक ये जिंदा रहती है। इसके साथ साथ में इनका काम क्या होता है कि जो रानी मधुमक्खी रहेगी इसका काम क्या होगा? तो रानी मधुमक्खी का ओनली फॉर एक ही काम रहता है कि ये हर दिन लगभग 2000 अंडे देने का काम होता है, बस। और कोई भी इसका काम नहीं रहता है रानी का। बाकी जितने भी काम रहते हैं सारे के सारे आपके जो वर्कर्स होते हैं वो कर लेते हैं। बस रानी का काम क्या होता है? ओनली फॉर हर दिन लगभग 2000 अंडे देना होता है। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है जो अब सबसे इंपॉर्टेंट रहना है कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो भी क्या होती है? एक श्रमिक मधुमक्खी की तरह ही होती है। क्योंकि अभी अपन ने बात किया था कि जो आपका मधुमक्खी का अंडा होता है दो तरह से होता है। एक तो होता है फर्टिलाइज, एक होता है आपका अनफर्टिलाइज, नॉन फर्टिलाइज भी आप बोल सकते हैं। यदि अपन फर्टिलाइज एग की बात करें तो फर्टिलाइज एग से एक तो आपकी रानी निकल रही थी, एक आपके वर्कर्स निकल रहे थे। लेकिन पता कैसे चलेगा कि रानी कैसे निकली है और वर्कर्स कैसे निकली है? अब याद रखना कि जिस टाइम पे भी जो आपके फर्टिलाइज एग होगा उससे जो भी निकलेगा, जो भी मधुमक्खी निकलेगी, वो ही आगे जाके रानी एंड जो आपके वर्कर्स हैं उनमें कन्वर्ट होगी। रानी में कन्वर्ट कब होती है? रानी में कन्वर्ट तब होगी यदि कोई आपका निषेचित अंडा, बोले तो फर्टिलाइज अंडा होता है, उससे यदि जो भी आपका हनी भी निकली है वो यदि क्या खा लेती है? रॉयल जेली। मतलब जो भी मधुमक्खी होती है वो रॉयल जेली खा लेती है, वो तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? क्वीन में कन्वर्ट हो जाती है, रानी में कन्वर्ट हो जाती है। और जिनको रॉयल जेली नहीं मिलती है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके वर्कर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि रॉयल जेली होती है, इसको खाकर ही किसका निर्माण होता है? क्वीन हनीबी का निर्माण होता है। चलिए अगला आ जाता है वर्कर हनीबी। तो जो वर्कर हनीबी होती है ये भी आपका जो फर्टिलाइज एग होता है, निषेचित अंडा होता है, इसी से ही क्या होता है? इसका निर्माण होता है। और पूरा का पूरा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर सबसे छोटी जो साइज रहती है वो आपकी किसकी रहती है? वर्कर की रहती है। यदि एक मधुमक्खी के छत्ते की पूरे के पूरे की बात करें तो उसके अंदर लगभग 50,000 से 1 लाख तक वो बाकी जो छत्ता होता है उसकी साइज पर डिपेंड करता है कि छत्ता कितना बड़ा है कितना छोटा है। संख्या होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है? वर्कर्स की होती है। 50,000 से लेके 1 लाख तक की भी संख्या किनकी हो सकती है? इन वर्कर्स की हो सकती है। और ये जो वर्कर्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है? तो इनका मेन काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी मधुमक्खी का छत्ता है उस छत्ते की सफाई कर लेना, और जो आपकी रानी होती है इसका ध्यान रखना। इसके साथ में जो फूल होते हैं उन फूलों से मकरंद को चूसना और चूस कर क्या बनाना? उनका शहद बनाने का जो काम, बोले तो फूलों से मकरंद चूसने का काम है, ये आपका किसका रहता है? वर्कर्स का रहता है। तो हनीबी, रानी हनीबी का काम क्या होता है? इसका मेन बस इतना काम होता है कि हर दिन 2000 अंडे देने का काम होता है। जबकि श्रमिक का काम क्या होता है? वर्कर्स का काम क्या होगा कि जो रानी होती है इसकी मतलब देखभाल करना, छत्ते की साफ सफाई कर देना। इसके साथ में मेन जो काम है वो क्या है? जो फूल होते हैं उन फूल से जो रस होता है, मकरंद होता है, उस मकरंद को चूस कर
लेकर आने का काम होता है। अब आगे बात कर लेते हैं ड्रोन हनी बी की। ड्रोन हनी बी की बात करें तो ये किससे होती है, जो आपका अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं उनसे किनका डेवलपमेंट होता है, ड्रोन हनी बी का डेवलपमेंट होता है। जो आपके ड्रोन होते हैं, इन ड्रोन के अंदर क्या होती है, जो लार होगी इनकी, ये लार से क्या करते हैं, जो मोम ग्रंथियां होती है वो इनकी लार के अंदर मोम ग्रंथियां पाई जाती है और जो विक्स होती है वो विक्स का निर्माण आपका यही कर देते हैं। इसके अलावा इनमें जो क्रोमोसोम रहेंगे, गुणसूत्र रहेंगे, उनकी संख्या कितनी होती है, 16 रहती है, जबकि जो क्वीन थी उसके अंदर कितनी थी, आपकी 32 थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसमें आधे होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इनका जो मेन मकसद क्या होता है, तो इनका मकसद होता है कि रानी के साथ में मेटिंग करना, कोपुलेशन करने का काम किसका होता है, नर मधुमक्खी का सॉरी नर मधुमक्खी का रहता है। तो तीनों के फंक्शन तो आपको पता होने चाहिए। पहली चीज, क्वीन का फंक्शन क्या था, उसका काम बस इतना है कि प्रतिदिन 2000 अंडे दे देना। इसके साथ साथ में जो वर्कर्स थे, उन वर्कर्स का काम था कि जो फूल होते हैं उन फूलों से मकरंद को चूस कर लेके आना छत्ते तक। इसके अलावा जो आपके ड्रोन है, इन ड्रोन का काम क्या रहेगा कि जो छत्ते के अंदर क्वीन है उस क्वीन के साथ में मीटिंग करने का काम किसका होता है, जो ड्रोन मधुमक्खी होती है इनका रहने वाला है। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका शहद होता है, उस शहद के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये पूछ लिया जाता है। तो पहली चीज तो शहद का जो स्वाद होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, मीठा होता है। आपने खाया होगा शहद। अब जो शहद होगा उसमें 17 से 20% क्या रहेगा, पानी रहता है। 40 से 45% उसमें फ्रक्टोज रहता है। 30 से 35% उसमें ग्लूकोज रहेगा। 1% उसमें राख रहेगी। एंड विटामिन बी 1, विटामिन बी 6, सी एंड विटामिन डी क्या होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये उनका जो आपका कंपोजिशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि शहद के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। दूसरी अपन ने बात की कि मधुमक्खी पालन क्यों किया जाता है। मधुमक्खी का पालन किया जाता है कि अपन को उससे वैक्स मिल जाए, यानी मोम मिल जाए, एंड उससे क्या मिल जाए, आपको शहद मिल जाए। अब जो मोम होती है, मेन चीज आपको याद रखना है कि मधुमक्खी की जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा का मतलब जो उसका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है, वहां से क्या होता है, मोम का क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। और उस रीजन को क्या बोला जाता है, प्रोपेलिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोपेलिस बोला जाता है। अब ये जो मोम है, इस मोम से जेली बन जाती है, मोमबत्ती बन जाती है, और भी काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूज होता है वो इस मोम का हो जाता है। जबकि जो शहद होता है, इस शहद का मेन काम क्या होता है, पहली चीज तो शहद क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, और साथ में क्या होता है, निंद्राकारी होता है। किसी को नींद वगैरह नहीं आती है ना, तो वो शहद खा लेता है तो उसको नींद भी इजीली आराम से आ जाती है। इसके साथ साथ में जो आपका ब्लड होता है, उस ब्लड में आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। बोले तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने का जो काम है वो भी किसका हो सकता है, आपका शहद से भी। हीमोग्लोबिन की यदि आपके शरीर में कमी है तो शहद आप खाते हैं तो हीमोग्लोबिन की कमी भी आपकी क्या हो सकती है, दूर हो सकती है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, एपी कल्चर की बात कर ली। अब एपी कल्चर के अंदर जो आपकी हनी बी थी, अब ये हनी बी भी कुछ डांस करती है। देखिए कंप्लीट जो अपन यहां पर एपी मतलब पूरा का पूरा जो एनिमल्स का जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो किसका रहने वाला है, मधुमक्खियों का ही रहने वाला है। तो मधुमक्खी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो याद रखना उसमें से जो एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि कंप्लीट जो साइंस है इसका जो वेटेज है लगभग 15 से 20, कई बार 25 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यदि उस साइंस के अंदर आपका ये टॉपिक लिया जाता है कि एनिमल्स वाले इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताने एनिमल्स के अंदर, तो लगभग लेके चलिए 90% चांस ये रहेंगे कि एपी कल्चर के अंदर से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। चलिए, तो मधुमक्खियां किस तरीके से कम्युनिकेशन करती है और किस तरीके से डांस करती है, इस चीज को अपन देख लेते हैं। पहली चीज, मधुमक्खियां होती है, इनका जो पाथवे होता है, बोले तो जो मार्ग होता है, इस मार्ग की पहचान क्या करती है, ये जो सूरज होता है, सूरज की जो स्थिति होती है, पोजीशन होती है, उसको देख के, एंड जो पुष्प होते हैं उस पुष्प की जो स्मेल होती है, सुगंध होती है, उसके आधार के ऊपर क्या कर लेती है, जो अपना रास्ता होता है, पाथवे होता है, इस पाथवे को पहचान लेती है।
अब जो आपके वैज्ञानिक, याद रखना, जो वॉन फिश नामक आपके वैज्ञानिक है, कॉल वॉन फिश नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने ही सबसे पहले जो मधुमक्खियों के अंदर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरीके से मधुमक्खियां डांस करती है कम्युनिकेशन के लिए, इस चीज का जो मतलब पूरा का पूरा डिस्कवरी मान लीजिए, इस चीज को खोजने का जो श्रेय है, वो श्रेय, या बोले तो इसको कंप्लीट रूप से एक्सप्लेन करने का जो श्रेय है, वो किसको जाता है? कोल वॉन फिश नामक वैज्ञानिक को जाता है। इसलिए इनको याद रखना, 1973 के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मधुमक्खियों का जो कम्युनिकेशन है या इनका जो डांस है, इसकी व्याख्या करना, मतलब इसको एक्सप्लेन करने का श्रेय है, वो किसको जाना जाता है? कि ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसलिए कौन से वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज मिला था? तो याद रखना, कोल वॉन फिश है, इनको 1973 में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब जो मधुमक्खियां होती है, ये आपका जनरली क्या करती है? दो तरीके से क्या करती है? डांस करती है। दो तरीके कौन सा होता है? पहला तो आ जाता है राउंड डांस, दूसरा आ जाता है वेगल डांस। अब देखिए, मधुमक्खी राउंड डांस है, ये कब करेगी, एंड जो वेगल डांस है, ये कब करेगी? पहली चीज आ जाती है जब मान लीजिए कि कोई भी मतलब जो फूड हो गया, या मान लीजिए कि जो भी बहुत सारे फूल वगैरह हो गया, बगीचा वगैरह हो गया, ये यदि मधुमक्खी के छत्ते से काफी नजदीक है, पास में, तब तो मधुमक्खियां क्या करती है? गोल गोल घूमती है। इस तरीके से क्या होती है? मधुमक्खी गोल गोल क्या होती है? घूमती है। तो वो अपने जो साथी होते हैं उनको बता देता है कि लगभग ये लेके चलिए 50 से 100 मीटर का जो आपका डेस्टिनेशन है, इसके ऊपर क्या हो जाता है? आपका लगभग, मतलब ये जो आपका एक तरह से मान लीजिए कि 50 से मतलब लगभग यहाँ पे क्या है आपका, जो भी छत्ता वगैरह, मतलब छत्ते से इतनी दूर के ऊपर क्या है आपका, जो भी फूड वगैरह है, जैसे फूल वगैरह हो गया, गार्डन वगैरह हो गया, ये चीजें ये पता लगा लेती है। दूसरी चीज आ जाती है वेगल डांस। वेगल डांस कब करेगी? जब मधुमक्खी का छत्ता काफी ज्यादा क्या होता है? दूर होता है। कितना? लगभग 36 मीटर या इससे भी ज्यादा क्या होता है? यदि मधुमक्खी का क्या मतलब जो भी फूड का जो भी सोर्स है छत्ते से, वो काफी ज्यादा दूर है, या बोले तो जो गार्डन है वो काफी ज्यादा दूर है, जहां पर काफी सारे फूल्स वगैरह लगे हुए हैं, ये काफी ज्यादा दूर है, तब मधुमक्खी क्या करती है? इस तरह से वेगल डांस करती है। मतलब जो 8 की आकृति होती है ना, इस तरह से ये 8 की आकृति बना लेती है, इसको आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं, कि इस तरह का क्या करती है? 8 की आकृति में मधुमक्खी नृत्य करती है, जिससे बाकी की जो मधुमक्खियां होती है वो क्या कर लेती है? भोजन का स्रोत एंड जो दिशा होती है, उस दिशा को क्या कर लेती है? पहचान लेती है। तो इस तरीके से मधुमक्खियां क्या करती हैं? आपस के अंदर कम्युनिकेशन करती हैं। अगला आ जाता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर किसको बोला जाता है? जो रेशम का कीट होता है, इसका यदि आप व्यवसायिक क्या करते हैं? पालन करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सेरिकल्चर बोला जाता है। जो सेरिकल्चर है, ये सेरिकल्चर है, यानी या सेरिकल्चर के अंदर जो आपका रेशम का कीट होता है, इस रेशम के कीट की खोज चीन के जो लूटस नामक वैज्ञानिक है, इनके द्वारा की गई है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका रेशम का कीट होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉम्बेक्स मोरे क्या होता है? रेशम के कीट का आपका वैज्ञानिक नाम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो रेशम का कीट होता है, ये मेनली किस फूड को खाता है? भोजन के रूप में किस चीज को खाता है? तो याद रखना, जो आपके सहतूत के पत्ते होते हैं, उन सहतूत के पत्तों को क्या है? खाता है कौन? आपका जो रेशम का कीट होता है। इसके अलावा रेशम का जो कीट होता है, तो इसके उत्पादन के अंदर जो आपका भारत है, बोले तो रेशम के उत्पादन के अंदर जो आपका भारत है, ये पूरी दुनिया के अंदर कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशम होता है, इसके उत्पादन के अंदर जो आपका भारत है, ये भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखना, रेशम के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर आपका भारत है। जबकि कंप्लीट भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो रेशम का उत्पादन है, उसका केंद्र कौन है? तो याद रखना, जो आपका मैसूर है, ये कहां है? कर्नाटक के अंदर है। यहां पर सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला तो कौन सा आ जाता है कि जो रेशम का कीट होता है, पहले चीज तो ये पता होना चाहिए आपका सेरिकल्चर क्या होता है। तो सेरिकल्चर किससे रिलेटेड होता है? देखिए, जितने भी कल्चर पढ़ेंगे ना, हर एक कल्चर इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? तो एपी कल्चर किससे रिलेटेड है? मधुमक्खी पालन से। ठीक ऐसे ही सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है? तो रेशम के जो कीट होते हैं उनके पालन से रिलेटेड है।
पहली चीज ये पता होनी चाहिए। दूसरी, जो रेशम का कीट है इसका वैज्ञानिक या ना साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो बोम्बिक्स मोरई होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रेशम के उत्पादन में इंडिया की कौन सी पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर, तो तीसरे स्थान पे है। भारत के अंदर कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है, वो है आपका कर्नाटका। और कर्नाटका में भी कौन है, जो आपका मैसूर है, यहां पर सबसे ज्यादा रेशम का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ये चीज आपको पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका रेशम का कीट होता है, इससे प्राप्त जो रेशम होते हैं वो रेशम आपके कितने प्रकार के होते हैं, या सबसे अच्छी क्वालिटी के रेशम कौन से होते हैं, उनको अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है मलबेरी सिल्क। कौन सा आ जाता है, मलबेरी सिल्क, या इसको चाइनीज सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे उत्तम किस्म का सिल्क होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने आएंगे, इसमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा सिल्क होता है ये सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, तो वो कौन सा होता है, मलबेरी सिल्क, व्हाइट सिल्क, या इसको चाइनीज सिल्क के नाम से भी अपन जान सकते हैं। जब जो रेशम का कीट होता है, जहां जब भी मैं रेशम का कीट बोलूं तो आप उसको बोम्बिक्स मोराई मान सकते हैं, क्योंकि इसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है। ये जब सहतूत की पत्तियां खाता है तब क्या देता है, ये वाला सिल्क देता है, कौन सा, मलबेरी सिल्क देता है, जब रेशम का कीट बोम्बिक्स मोराई इस चीज को खाएगा, किसको, सहतूत की पत्तियों को। जबकि टर्सल सिल्क क्या होता है, टर्सल सिल्क कब बनेगा, जब जो आपका रेशम का कीट होता है ये आम या जो बेर होते हैं इनको यदि खाएगा, तो इससे प्राप्त जो आपका रेशम होगा, जो वो कौन सा कहलाएगा, टसर सिल्क कहलाएगा। अगला आ जाता है एरी सिल्क। एरी सिल्क कब होगा, या इसको अरंडी सिल्क के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है, जब रेशम का कीट क्या होगा, जो अरंडी का प्लांट होगा उस पर यदि वो निर्भर रहेगा, तो उससे प्राप्त अब जो सिल्क रहेगा वो क्या कहलाता है, आपका एरी सिल्क या अरंडी सिल्क कहलाता है। अगला आ जाता है मूंगा सिल्क। तो मूंगा सिल्क कब बनेगा, जब रेशम का कीट बोले तो बोम्बिक्स मोराई होगा, ये आपका आम का या जो जंगली झाड़ियां रहेगी इन पर निर्भर रहेगा, या बोले तो इनके पत्ते खाएगा, तो वो कौन सा सिल्क देगा, आपका मूंगा सिल्क देगा। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का सिल्क कौन सा होता है, मलबेरी सिल्क होता है, जिसको व्हाइट सिल्क या चाइनीज सिल्क के नाम से भी जानते हैं। ये सिल्क कब बनेगा, जब जो आपका रेशम का कीट सहतूत की पत्तियां खाता है। मेन क्या होता है, सहतूत की पत्तियों से, बाकी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग सिल्क निकाल ली, क्यों, अलग अलग प्रकार। देखिए ये जो सहतूत का कीड़ा रहेगा, इसको जिस तरह की पत्तियां खिलाएंगे ना आप, उसी तरीके, उसी क्वालिटी का, उसी तरह का क्या बनेगा, आपको जो सिल्क रहेगा वो सिल्क आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिल्क है जो आपको पता होने चाहिए। अब आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ये देख लेते हैं कि जो रेशम की कीट होती है उसकी लार से क्या बनता है, रेशम के धागे रूपांतरित किए जाते हैं। मतलब वो जब लार उससे निकलेगी मुंह से, उसके से, तो उससे अपन क्या बना देते हैं, जो धागे होते हैं वो धागे अपन बना लेते हैं। यदि रेशम के कीट का अपन लाइफ साइकिल देखें, इसका जीवन चक्र देखें, तो सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है। इस अंडे से क्या निकलता है, लार्वा। अब दूसरी चीज एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जो रेशम का कीट होता है इसका जो लार्वा होता है, इसके लार्वे का नाम क्या होता है, तो याद रखना कैटरपिलर क्या होता है, इसका लार्वा होता है। या ऐसे पूछ लिया जाए कि जो बोम्बिक्स मोरई होता है इसका जो लार्वा होता है, इसके लार्वे को क्या बोला जाता है, तो कैटरपिलर लार्वा इसको बोला जाता है। जबकि जो कैटरपिलर लार्वा है, ये लार्वा आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में हो जाता है। प्यूपा से क्या बन जाता है, कोकून बन जाता है, और कोकून से क्या बन जाता है, वेस्क बन जाते हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। अंडे से कैटरपिलर लार्वा बनेगा, फिर प्यूपा स्टेज आएगी, फिर कोकून स्टेज आएगी, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन देख लेते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा मतलब रेशम का जो भी रेशम का कीट पालन होता है, जिसको सेरिकल्चर बोलते हैं, ये कैसे होता है। देखिए, रेशम यदि आपको प्राप्त करना है, सिल्क आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या की जाएगी, किसी न किसी जीव की हत्या की जाएगी। वो किसकी की जाएगी, आपके रेशम के कीट की जाएगी। कैसे की जाएगी, देखिए रेशम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, जो कोकून युक्त जो प्यूपा रहेगी, कोकून स्टेज वाला जो प्यूपा रहेगा, इस प्यूपा को क्या कर दिया जाता है, गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाएगा, गर्म पानी में डाल दिया जाएगा। अब मेन चीज ये याद रखनी है कि कोकून युक्त जो आपका प्यूपा स्टेज रहेगी, इसको जब आप गर्म पानी में डालोगे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्टिफिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टिफलिंग, इस प्रोसेस को बोला जाता है। अब क्या होगा, जैसे ही जो आपका कोकून था, अब ये कोकून सीधी सी बात है, इसको गर्म पानी में डाल गया तो बेचारा मर गया। अब ये जब मर जाएगा,
जाएगा तब क्या किया जाता है, इससे जो रेशम का धागा होता है वो इससे क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। अब इससे अलग मतलब जो आपका कोकून रहेगा, इस कोकून से रेशम के धागे को अलग करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीलिंग बोला जाता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब कोकून से रेशम अलग करने के बाद में जो आपके रेशे बच जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्पन सिल्क बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्पन सिल्क बोला जाता है। और एक्चुअल के अंदर जो आपका रेशम रहेगा, सिल्क रहेगा, इस सिल्क के अंदर जो फाइब्रोइन जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो रेशम का तंतु होता है, उसका जो डायामीटर होता है, वो डायामीटर कितना होता है, तो याद रखना 0.0045 सेंटीमीटर से लेके 0.0082 सेंटीमीटर तक होता है। इसके साथ साथ में इसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कितने परसेंट होती है, 20% तक क्या होती है, इसकी इलास्टिसिटी होती है। तो ये चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपका कल्चर है वो कौन सा आ जाता है, लेक कल्चर आ जाता है, जिसको अपन लाख का संवर्धन भी बोल देते हैं। अब जो आपका लेक कल्चर होता है, लाख के कीट का व्यवसायिक स्तर पर अध्ययन करना क्या कहलाता है, लेक कल्चर कहलाता है। एपीकल्चर में क्या कर रहे थे, मधुमक्खियों का पालन कर रहे थे। सेरीकल्चर के अंदर रेशम कीट का पालन कर रहे थे। ठीक ऐसे ही लेक कल्चर में क्या कर रहे हैं, लाख का जो कीट होता है इसका अपन क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि लाख के कीट का जो नाम होता है, ये नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम। तो याद रखना, लूसीफर जो लक्का होता है, ये क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। दूसरी चीज, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लाख का उत्पादन है वो कहां पर होता है, पूछ लिया जाए कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन कौन से स्टेट में होता है, तो याद रखना जो आपका बिहार है, इस बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन होता है। साथ में लाख की गुणवत्ता के लिए जो होस्ट प्लांट होता है उस पर क्या होता है, ये आपका निर्भर होता है। साथ में जो आपका पोषी पादप होगा, उसको यदि अपन लाख के कीट को क्या करेंगे, अलग करेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ये आपका प्लांट है, इस प्लांट से यदि अपन इस जीव को यानी लाख के कीट को अलग करेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हार्वेस्टिंग बोला जाएगा। दूसरा आ जाता है प्लास एंड बेर के पोषी पादप से लाख कीट द्वारा प्राप्त जो लाख होता है, उस लेख को क्या बोला जाता है, कुसुमी लाख बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अगला आ जाता है कि लाख के कीट में भोजन प्राप्त कर सुरक्षा हेतु एक क्या बना लेता है, वो रेजिन बना लेता है, यानी एक राल बना लेता है। इस राल को क्या बोला जाएगा, रेजिन बोला जाएगा। ये राल हवा के संपर्क में आके क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है, जिससे हम क्या करते हैं, लाख अपन बोलते हैं। मतलब जो लाख का कीट होगा वो एक्चुअल के अंदर जो प्लांट रहेगा, अब ये देखिए, ये कोई भी पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, उस पेड़ के ऊपर पत्तियां हैं, उन पत्तियों से क्या खा लेगा, ये भोजन कर लेगा। अब ये उससे भोजन कर लेगा तो ये वहां पर क्या हो गया, एक तरह से उसको स्टे मिल गया, उसको एक उसकी जगह मिल गई, उसको आवास मिल गया उसका। अब उसको अपना आवास मिल गया तो वो क्या करेगा, एक तरह से खुद की सुरक्षा करेगा। खुद की सुरक्षा के लिए क्या कर लेगा, ये एक तरह से रेजिन का क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, या बोले तो अपने घर बनाने के लिए एक तरह से मोम का या बोले तो राल का होगा, रेजिन का होगा, उसका क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा। अब सिक्रेशन ये जैसे ही करेगा तो ये जो रेजिन रहेगा, ये रेजिन जैसे ही एयर के मतलब जैसे ही आपकी ऑक्सीजन रहेगी या बोले तो हवा के संपर्क में जैसे आएगा, तो ये रेजिन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और इसी से बाद में अपन क्या बना लेते हैं, लाख बना लेते हैं। तो ये अपन ने देख लिया लेक कल्चर। अब जो लेक कल्चर है, इसके अंदर जो लाख है आपका, इसका एक्चुअल के अंदर यूज क्या किया जाता है, तो इसका यूज होता है पहला तो जो आपका वोनिस एवं जो रेजिन होता है इसमें बनाने के लिए, लाख की चूड़ियां होती है उसके अंदर, साथ साथ में जो आपके कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बनाने के लिए इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में जो लाख होता है, इसका यदि अपन थोड़ा सा कंपोजिशन देखें कि लाख में एक्चुअल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो लाख के अंदर लगभग आपका 68 से 90% तक तो क्या होता है, रेजिन होता है। 2 से 10% क्या होती है, इसमें डाई होती है। लगभग 6% मोम होता है। 5 से 10% उसमें एल्बुमिन होता है। 3 से 7% उसमें कुछ मिनरल्स, खनिज वगैरह होते हैं। साथ में 3% उसमें क्या होता है, लगभग पानी की मात्रा होती है। तो ये अपन ने इसका क्या देख लिया, केमिकल कंपोजिशन देख लिया। जितने भी आपके लेक्चर रहेंगे, हर एक लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन पर कंप्लीट रूप से फ्री के अंदर देखने को
मिल जाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन देख लेते हैं लेक कल्चर से। लेक कल्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो आपका होस्ट प्लांट था, उस होस्ट प्लांट से यदि अपन जो लाख रहेगा वो लाख प्राप्त करेंगे या बोले तो अलग करेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? हार्वेस्टिंग बोला जाता है। इसके अलावा जो आपका स्वार्मिंग से पहले जो प्राप्त मतलब जो आपका अपरिपक्व या बोले तो इनमेच्योर जो लाख होता है, उस लाख को क्या बोला जाता है? एरी लाख बोला जाता है। और स्वार्मिंग के बाद में जो आपका मेच्योर लेक होगा, उस मेच्योर लेक को क्या बोलेंगे? आपका सीड लेक बोलेंगे। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो अपरिपक्व बोले तो इनमेच्योर लेक होगा, उसको तो एरी लेक बोलेंगे। जैसे ही वो मेच्योर हो जाता है, अब उसको क्या बोलेंगे? सीड लेक के रूप में अपन बोलते हैं। साथ में यदि कोई लाख है उसमें अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियों वाला जो लाख होता है उसको तो क्या बोला जाता है? किरी लाख बोला जाता है। और जो शुद्ध लाख होता है उसको बटन लाख के नाम से जाना जाता है। शुद्ध लाख या जिसको प्योर लाख या जो आपका बटन लाख होता है, इसको पिघलाकर खींच कर क्या बनाई जाती है? इसकी सीट बनाई जाती है। और फिर इस सीट के अंदर क्या मिला दिया जाता है? जो आपका आर्सेनिक होता है, ये आर्सेनिक इसमें बना दिया जाता है। फिर इसी से क्या होती है? जो नई नई तरह की जो आपकी वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। अब जो लाख का कीट होता है, इनका जब अपन कल्चर करते हैं, इनको जब पालते हैं, तो कौन कौन से प्लांट पर इनको पाला जाता है? तो याद रखना, बेल पे भी इनको पाला जा सकता है, आम के प्लांट पे भी पाला जा सकता है, प्लास पे भी पाला जा सकता है, एंड अंजीर के ऊपर भी क्या किया जा सकता है? इनको पाला जा सकता है। चलिए अगला आ जाता है आपका पर्ल कल्चर। यदि पर्ल कल्चर की बात करें तो सीधी सी बात है कि मोती का व्यावसायिक रूप से क्या करना? उत्पादन करना ही क्या कहलाता है? पर्ल कल्चर कहलाता है, या जिसको मुक्ता पालन के नाम से भी अपन बोल देते हैं। अब कुछ मोती के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अपन देख लेते हैं। अलग अलग प्रकार के आपके मोती होते हैं। जैसे अपन सबसे पहले बात करें लिंगा पर्ल की। जो लिंगा पर्ल होता है, इसको समुद्री सीप से क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और ये क्या होता है? हाई क्वालिटी वाला, उच्च गुणवत्ता वाला मोती होता है। तो वही चीज, चार ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे और उनके अंदर पूछ लिया जाएगा कि सीप से कौन सा प्राप्त किया जाता है, और जिसमें सबसे उच्च क्वालिटी का होता है वो कौन सा होगा? लिंगा पल होगा। जबकि बीज पल, तो जो आपका सीड पल होगा, ये आकार में कैसा होता है? छोटा होगा। तो सीधी सी बात है कि बीज का जितना क्या होगी? इनकी साइज होगी, इसलिए इसको सीड पल के नाम से अपन जानते हैं। फिर आ जाता है बेरोक पल। तो बेरोक पल होता है, ये समुद्री सीप के शरीर से बनने वाला क्या होता है? एक गोलाकार मोती होता है, जिसको क्या बोला जाता है? बेरोक पल के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है ब्लिस्टर पर्ल। जो ब्लिस्टर पर्ल होता है, ये समुद्री सीप का जो कोष से संलग्न क्या होता है? एक अर्धवर्ताकार क्या होता है? आपका मोती होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लिस्टर पर्ल के नाम से इसको जानते हैं। जबकि अगला आ जाता है ओरिएंटल पर्ल। जो ओरिएंटल पर्ल होता है, ये एक असामान्य प्रकार का चिकना सुंदर नीला क्या होता है? चमकीला मोती आपका होता है ओरिएंटल पर्ल। जबकि जो नेचुरल पर्ल होता है, ये गहरे पानी के अंदर जो आपका पर्ल ऑयस्टर होता है, उससे प्राप्त किया जाता है। वो कौन सा होगा? नेचुरल आपका पर्ल होगा। जबकि कौन सा आ जाता है? संवर्धित या बोले तो कल्चर्ड जो आपका पर्ल होता है, ये क्या किया जाता है? जो आपके पर्ल ऑयस्टर होते हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियों को क्या करते हैं? अपन पालते हैं, इनका कल्चर करते हैं, फिर इनसे जो मोती बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? कल्चर्ड पर्ल के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये इसकी क्या होती है? कुछ आपकी स्पीसीज होती है। अब बात कर लेते हैं कि मोती बनाने वाले जो जीव होते हैं एंड उनकी जो प्रजातियां होती है, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है, उन प्रजातियों को देख लेते हैं। तो पहली चीज तो जो मोती का निर्माण होता है, ये याद रखना, मोलस्का संघ के जो द्विकपाटीय जीव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। जबकि ये जो आपके जीव होते हैं जो मोती बनाते हैं, ये याद रखना समुद्री जीव होते हैं। तो समुद्री एंड जो स्वच्छ जल होता है, उन दोनों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इनके जो इंपोर्टेंट स्पीसीज है, प्रजाति है, वो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, उनको देख लेते हैं। पहला आ जाता है पिनकटाडा आपका वल्गेरिस। जो पिनकटाडा वल्गेरिस है, तो याद रखना, इसको आमतौर पर क्या बोला जाता है? पर्ल ऑयस्टर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, पहला तो कौन सा आ जाता है? पिनकटाडा वल्गेरिस। अगला आ जाता है पिनकटाडा आपका फुकाटा। जो पिनकटाडा फुकाटा होता है, इसको जापानीज पर्ल आपका जो ऑयस्टर है, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला आ जाता है पिनकटाडा आपका कमिंगी। जो पिनकटाडा कमिंगी है, इसको ब्लैक लिप्ड
पर्ल ओयस्टर के नाम से भी जाना जाता है। और अगला आ जाता है आपका माइटलिस। तो 1 2 3 4 ये सबसे ज्यादा आपकी क्या होती है, स्पीसीज होते हैं, और ये इनके क्या आ जाते हैं, आपके कॉमन नेम आ जाते हैं। चलिए, ये अपन ने पर्ल कल्चर के बारे में बात कर ली। अगला आ जाता है पीसी कल्चर। पीसी का मतलब जो आपकी मछली पालन होता है उसको क्या बोला जाता है, पीसी का कल्चर हो गया। तो मछलियों का व्यवसायिक रूप से पालन करना क्या कहलाता है, पीसी कल्चर कहलाता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका मछलियां होता है, इन मछलियों का अध्ययन करना, मतलब मछलियों की कंप्लीट रूप से स्टडी करना, वैज्ञानिक साइंटिफिक स्टडी करना, ये क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी के नाम से अपन इसको जानेंगे। तो पूछ लिया जाए कि मछलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, इक्थियोलॉजी बोला जाता है। अब जो मछलियां होती है, ये याद रखना मीठे पानी में भी रह सकती है, एंड जो आपका समुद्री जल होता है उसके अंदर भी रह सकती है। मीठा पानी मतलब फ्रेश वाटर हो गया, एंड जो आपका खारा पानी है जिसको समुद्री जल आप बोलते हैं उसको मेराइन वाटर आप बोल सकते हैं। अब मीठे पानी के अंदर कौन कौन सी मछलियां रहती है, अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। पहला तो मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था। दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि जो मछलियां होती है इनके बारे में भी सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि आपको 3-4 मतलब 4 आपको मछलियों के नाम दे देंगे, उसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी मछली मीठे पानी में रहती है, कौन सी मछली समुद्री पानी में रहती है, तो वो चीज आपको बतानी है। तो जो सबसे ज्यादा नाम आपको याद रखनी है, पहले बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर में, बोले तो मीठे जल के अंदर कौन कौन सी मछलियां रहती हैं। तो मीठा जल पहली चीज तो कहां मिलेगा आपको, मीठा जल आपको कहां मिलेगा, झीलें होगी, नदियां आ गई, तालाब आ गई, वहां पर क्या होगा, मीठा जल, बहता हुआ जो पानी होगा वो क्या होगा, आपका मीठा जल होता है लगभग। इनके अंदर रोहू आ गई, कतला आ गई, मृगल आ गई, सिंघारा आ गई, कार्प आ गई, बास आ गई, ट्राउट, एंड जो आपकी गोल्ड फिश होती है, ये सारी की सारी कौन सी होती है, फ्रेश वाटर फिशेस होती है। अब बात कर लेते हैं मेराइन वाटर फिशेस। मेराइन वाटर मतलब समुद्र का जो पानी स्थिर होता है। यदि मेराइन वाटर की बात करें तो जो आपकी हेरिंग आ गई, मेकेरल आ गई, कोड आ गई, सार्डिन आ गई, हिल्सा आ गई, सार्क आ गई, ट्यूना आ गई, ये आपकी सारी की सारी क्या होती हैं, समुद्री मछलियां होती हैं। तो आपकी फ्रेश वाटर में कौन सी मछलियां होती हैं, समुद्री पानी में, मेराइन वाटर में कौन सी होती है, इन दोनों का आपको पता चल गया। इनके नाम आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम पे आ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एक्वा कल्चर क्या होता है। तो एक्वा कल्चर नाम से पता चल रहा है जल संवर्धन। एक्वा कल्चर क्या होता है कि जब छोटे एवं बड़े जलाशय बनाकर अपन जो मछली आ गई, झींगे आ गए, केकड़े आ गए, पर्ल आ गए, इनका यदि अपन आर्टिफिशियल रूप से क्या करें, अपन इसका पालन कराया जाए इनका, तो वो क्या कहलाता है, एक्वा कल्चर बोला जाता है। मतलब जीवों को पालने की जो प्रोसेस होती है, मतलब एक तो नेचुरल तरीके से पालते हैं, एक अपन उसको आर्टिफिशियल रूप से, मतलब आपके ही मतलब कोई आपने बड़ा सारा खेत ले लिया, उसमें जमीन को खोदी, उसमें पानी डाल दिया, फिर आप मछलियां होगी, झींगे हो गए, केकड़ा हो गए, पर्ल हो गए, इनका यदि आप कल्चर कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्वा कल्चर कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं, कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख लेते हैं आपके मछलियों की। तो मछलियों का जो आर्थिक महत्व है, पहली चीज तो मछलियों को भोजन के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। भोजन के रूप में कैसे, क्योंकि जो मछलियां होती है इनका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, प्रोटीन। मछली खाने से क्या मिलती है, आपको प्रोटीन मिलती है। अब इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होगी, वसा होगी, ये भी काफी अच्छी मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती है। साथ में मिनरल्स हो गए, आपके विटामिन हो गए, विटामिन के अंदर विटामिन ए एंड विटामिन डी भी क्या होते हैं, इनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए मछलियों को एज ए भोजन के रूप में भी अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला आ जाता है, कोई भी डिजीज होती है, उन डिजीज को कंट्रोल करने के अंदर भी मछलियों का यूज किया जाता है। जैसे कई मछलियां होती हैं जो क्या करती है, जो लार्वा होती है, उन लार्वा को क्या कर लेती है, खा लेती है, जिससे क्या होती है, लोग फैलने की जो संभावना होती है, डिजीज फैलने की संभावना होती है, उन पे क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल अपन बात करें, आपने जो गंबूसिया मछली का नाम सुना होगा। जो गेम्बूसिया मछली होता है, इसको मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये मछली क्या करती है, ये मछली जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके आसपास में कोई तालाब है,
वहां पर काफी ज्यादा मच्छर है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गेम्बूसिया मछली को लेके आइए वहां डाल दीजिए। या आपके घर में पानी है वो एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा रहता है, तो उसके अंदर आप गेम्बूसिया मछली को डाल दीजिए। ये गेम्बूसिया मछली होती है, क्या करती है, जो मछली का लार्वा होता है, यानी सॉरी मछली का लार्वा क्या, जो मच्छर होते हैं, इन मच्छर का जो लार्वा होता है, उन लार्वा को क्या कर लेती है, ये गेम्बूसिया मछली खा लेगी। अब लार्वा को यदि वो खा गई तो सीधी सी बात है कि मच्छर ज्यादा नहीं पनपेंगे। इसीलिए जो आपका डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इनके जो मच्छर होते हैं, इनसे फैलने वाले जो मतलब इन मच्छरों के जो लार्वा होते हैं, उन लार्वा को क्या कर लेती है, गेम्बूसिया मछली खा लेती है और नेचुरल रूप से क्या करती है, मच्छरों की संख्या को मतलब बहुत ज्यादा ना हो इसको कंट्रोल करने के अंदर भी गेम्बूसिया मछली का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए इसको मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है मतलब मछली है, वो कौन सी आ जाती है, आपका आ जाती है हाइपोस्टोमस, आपकी प्लिकोस्टोमस, या जिसको अपन सकर माउथ केट फिश के नाम से भी जानते हैं। ये मछली क्या करती है, जो आपकी एल्गी होती है, इन एल्गी को क्या कर लेती है, ये आपकी खा लेती है। अगली आ जाती है चेटोगोन, आपकी बेरोनास। जो चेटोगोन बेरोनास जो आपकी मछली होती है, ये कहां देखने को मिलती है, जो उष्ण कटिबंधीय जो समुद्री मछलियां होती है वहां पर देखने को मिलेगी। और कैसी होती है, आकार में ये थोड़ी बहुत आपकी त्रिकोणी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो कोरल रीफ्स होती है, उन कोरल रीफ्स को खाने का जो काम है वो क्या करती है, आपका चेटेडोन जो बेरोनोस मछलियां होती है, ये क्या करती है, उनको खाने का काम करती है। तो ये अपन ने कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देख ली। इसके साथ साथ के अंदर जो मछलियां होती हैं, इनसे काफी ज्यादा प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। तो इनसे कौन कौन से बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे मछलियों का जो लिवर ऑयल हो गया, मछलियों के जो ग्लू हो गया, इसके अलावा जो आपका आइस ग्लास हो गए, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल पर्ल हो गए, ये सारी की सारी चीज क्या बना सकते हैं, आप मछलियों से बना सकते हैं। मछलियों का समुद्री उत्पादन से क्या होता है रिलेटेड कुछ क्रांति आ गई है, उस क्रांति का नाम क्या है, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, याद रखना आपकी मछली पालन से आपकी रिलेटेड होती है। एंड जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन होता है, ये किससे रिलेटेड होती है, जो आपकी फसल की क्रांति है उससे आपकी रिलेटेड होती है। ठीक ऐसे ही एक आपने व्हाइट आपका रिवॉल्यूशन सुना होगा, श्वेत क्रांति। ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। देखिए 3 क्रांति आपने सुना होगा, पहली तो आपकी कौन सी है, ब्लू क्रांति, मतलब हरित क्रांति आई थी, वैसे वैसे अपनी यहां बात रहे तो जो आपका हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड थी, आपकी कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। जबकि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, ये किससे रिलेटेड है, मछलियों का जो उत्पादन है उससे रिलेटेड आ जाए, बोलो समुद्री जीवों से उत्पादन हो गया उससे रिलेटेड आ गई। एक आ जाती है आपका व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। ये श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर अगला लास्ट एंड जो फाइनल पॉइंट है उसकी अपन बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पे, कि छोटे जलाशयों में अंडों से निकलने वाली जो छोटी मछलियां होती हैं, उन मछलियों को क्या बोला जाता है, जीरा बोला जाता है। तो पहली चीज जीरा, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, फ्राई भी अपन इसको बोल सकते हैं। फिर ये जो फ्राई होती है या जो जीरा होती है, ये क्या होती है, कुछ दिनों में इनकी जो साइज होती है बड़ी हो जाती है, फिर इनको क्या बोला जाता है, आपका फिंगरिंग्स बोला जाता है, बोले तो अंगुलिका मछली के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो याद रखना कि जो अंडे से निकलने वाली जो सबसे छोटी मछली होगी, उस मछली को तो क्या बोलेंगे, फ्राई बोलेंगे, जीरा बोलेंगे। फिर ये थोड़े दिनों के अंदर क्या हो जाएगी, इनकी साइज बड़ी हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, फिंगरिंग, या बोले तो अंगुलिका मछली के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये जो अंगुलिका मछली होती है, फिंगरिंग्स होती है, इनको क्या कर दिया जाता है, बाद में जलाशयों के अंदर डाल दिया जाता है। जो क्या करती है, बड़ी मछलियां होती है, वो बड़ी मछलियां क्या कर लेती है, इन फिंगरिंग्स में यानी इन छोटी मछलियों को खाकर अपना जो पेट है या ना भोजन के रूप में इनको खा लेती है। इस तरीके से क्या किया जाता है, मछली पालन किया जाता है। मतलब एज ए फूड के रूप में जो एक मछली होती है उसको दूसरी मछली को खाने के लिए क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब क्या होता है, मेन चीज आपको ये याद रखना है कि जिस टाइम पे आप पिसी कल्चर करोगे, तो उस टाइम पे सीधी सी बात है कि आपको मछलियों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। कहीं ऐसे नहीं कि एक मछली को कोई बीमारी हो गई तो वो सारी के सारी मछलियों को क्या कर देगी, बीमार कर देगी। इसलिए आपका जो बिजनेस है इस पर क्या पड़ सकता है, इफेक्ट भी पड़ सकता है। अब इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, मछलियों को कुछ रासायनों के द्वारा क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। मतलब जहां पर मछलियों को रखोगे उस पानी में कुछ न कुछ चीज को क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, ताकि क्या हो, मछलियों के अंदर बीमारियां ना फैले। जैसे क्या मिलाया जाता है, पहला तो आ जाता है कि नमक का जो विलियन होता है, सॉल्यूशन है, वो मिला दिया जाता है। मिथाइलिन ब्लू है वो डाला जाता है।
नीला थोथा जिसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं ये डाला जाता है, फॉर्मेलिन डाला जाता है, एंड लाल दवा जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है। ये सारी चीजें क्या कर दी है, बड़े जलाशयों में डाल दी जाती है रसायन के रूप में, ताकि मछलियों के अंदर जो बीमारियां हैं वो बीमारियां ना हो। क्योंकि सीधी बात है, आप उसको मछलियां एक साथ में रह रही है, बीमारियां भी हो सकती है। आप उनको खाने के लिए जो चीज दे रहे हैं, खाने के लिए अंगुली का मछली जो फिंगरिंग्स दे रहे हैं, इनमें भी तो कोई बीमारी हो सकती है, इससे खा के वो मछली भी बीमार हो जाएगी। इसलिए इनको क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है बड़े बड़े कंटेंट, मतलब बड़ा बड़ा जो जलाशय होते हैं उनमें डालकर। ये अपन ने कंप्लीट बात कर ली आपके एनिमल्स की जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उनके बारे में। इसके अलावा ये अपनी एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर जो भी अपन क्लास लेते हैं, जो भी चीज पढ़ते हैं, उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। देखिए, इसके अलावा और भी आपके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है कि गायों से इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होगी, भैंसों से आ गई, मुर्गी पालन हो गया, मुर्गी से रिलेटेड आ गया, तो और भी काफी ज्यादा। बस आपके सिलेबस में इतना आप पढ़ लेते हैं तो इतना आपका काफी मतलब एक तरह से सफिशियंट होता है। और एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहे तो आप एक्स्ट्रा भी चीजें पढ़ सकते हैं। ये अपना कुछ सोशल मीडिया से, इनको भी फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।